हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट्स। माय नेम इज़ अनुज। तो आज इस वीडियो में अपन सेल इंजरी का जो आगे का मेन टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं अडेप्टेशन के बाद। तो अगर इसमें मेन सेल इंजरी देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, अगर जो भी पहले नॉर्मल इंट्रो लिखना होता है या तो डेफिनेशन लिखना होता है तो उसमें क्या बताते हैं कि सेल इंजरी का आपका क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है ना उसका इफेक्ट होता है सेल इंजरी। ठीक है, तो आपके नॉर्मल सी चीज़ें समझ में आ गई है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं मेन इसकी क्या है, ईटियोलॉजी पे। ईटियोलॉजी या फिर बोल दो कॉज बोल दो। ठीक है, तो इसमें आपका मेन जो कॉज होगा ना वो क्या होता है, आपका हाइपोक्सिया। तो आपका हाइपोक्सिया क्या है, एक मेन कॉज है। ठीक है ना, अगर आपने देखा होगा कि आप जब भी पैदा होते हो, ठीक है, आपने बर्थ लिया तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन है वो अपने जो बॉडी में मतलब सर्कुलेट हो रहा है तो वो किसके फॉर्म में हो रहा है, मतलब कौन उसको लेके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड लेके ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं आपका ब्लड बोलूँ, ठीक है, उसको ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन मतलब ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू। ठीक है, अगर मैं क्या बोलूँ कि अगर ब्लड का कोई लॉस हो गया या फिर ब्लड का मतलब क्वांटिटी कम हो गई या फिर डिक्रीज़ हो गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इश्कीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इश्कीमिया क्या होता है, हाइपोक्सिया का कॉज होता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, सेल इंजरी कराता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पे क्या, फिजिकल एजेंट्स। तो नॉर्मल जो जो फिजिकल चीज़ें होती है, जैसे आपका क्या क्या हो सकता है, बात करें तो आपका ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, थर्मल इंजरी हो सकती है आपकी। ठीक है, और क्या हो सकता है, रेडिएशंस हो सकते हैं आपके। और बोले तो और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, फिजिकल एजेंट्स, मतलब एक फिजिकल फॉर्म होती है इन एजेंट्स की जो सेल इंजरी कराते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं केमिकल एजेंट्स पे। अगर केमिकल एजेंट्स में बात करें तो मतलब उनमें केमिकल इन्वॉल्व होगा। तो जैसे आप बात करें तो क्या क्या, जैसे आपका हैवी मेटल्स हो गया। ठीक है, एसिड्स हो गए, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, एल्कलाइज होते हैं, वो सब आ जाएंगे इसमें, किसमें, केमिकल में। और क्या क्या हो सकता है, और बताएं तो अल्कोहल हो सकता है। स्मोकिंग में भी आपके क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वगैरह होता है, वो भी आपके क्या कराते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं जो सेल इंजरी कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन्फेक्शन एजेंट पे। तो इसमें क्या है, कोई भी इन्फेक्शन, जैसे आप जानते होंगे क्या, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, और क्या, फंजाई हो गया, ये सब क्या है आपका इन्फेक्शन कराते हैं, तो ये भी सेल इंजरी को कॉज करते हैं। ठीक है, और बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल में आ जाते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल में बात करेंगे तो आपका क्या क्या हो सकता है, एक तो ऑटो इम्यूनिटी के वजह से आपकी सेल डैमेज होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आप हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, आप जब पैथो का आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी बताई गई है। ठीक है, तो और ये माइक्रो में भी आती है, तो उधर हो जाएगा। 4 टाइप की आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको अगर रिएक्शन भी बोल दे तो। और आते हैं तो क्या, जेनेटिक डिफेक्ट पे आते हैं। तो जेनेटिक डिफेक्ट आपके किस टाइप के, अगर कोई एंजाइमेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, अगर आपका कोई एंजाइमेटिक डिफेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो अमाइलोडोसिस बोलते हैं, मतलब उसका क्या, मिसफोल्डेड प्रोटीन अक्यूमुलेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अमाइलोडोसिस बोलते हैं। ठीक है, अमाइलोडोसिस भी एक लॉन्ग टॉपिक है जो आपका पैथो में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके जेनेटिक डिफेक्ट हो गया। और क्या हो सकता है, आपका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए या फिर उसकी कमी हो जाए। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्या, मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। तो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी तो आपको 5 नंबर में पूछने का क्वेश्चन है, एक अच्छा खासा। ठीक है, तो अगर मैं आपका कोई मेन कॉज ले लूँ, ठीक है, जैसे मैंने हाइपोक्सिया पकड़ लिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया क्या करेगा, तो हाइपोक्सिया क्या करेगा, अब सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बेचारा इतना भोला है कि ये जो पहला ऑर्गेनल होता है जो इंजर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी इंजर्ड। ठीक है, अगर बोलेंगे तो आपका सेल इंजरी में कौन सा ऑर्गेनल पहले डैमेज होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे क्या कराता है ये, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है। क्या कराता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया की वजह से ये कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये कम हो गया तो अपनी एटीपी जो होगी वो कम बनेगी। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की और बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कर सकता है, अगर वो डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं इनको रिलीज़ करता है। ठीक है, जनरली अपन क्या ROS बोल लेते हैं। और क्या करा सकता है, ये ट्रांजिशन पोर इसके ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
और क्या हो सकता है, इससे प्रोटीन का लीकेज भी हो सकता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल इंजरी में। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनेल जो डैमेज होता है वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन किस पे, एटीपी लॉस होता है। अगर एटीपी कम बनेगी तो एटीपी के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले एटीपी कहाँ जरूरी होती है, सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर में। ठीक है, आपको पता होगा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो एटीपी पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल जो पंप होता है अगर वो फेल हो गया, ठीक है, तो अब नॉर्मल डिफ्यूजन होगा। ठीक है, नॉर्मल डिफ्यूजन कैसे, जैसे आपका ये मान लो मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होता है, जो सोडियम होता है और जो कैल्शियम होता है वो तो सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है, और पोटेशियम का होता है सेल के अंदर होता है मतलब। ठीक है, तो ऐसा समझ लो। अब क्या होगा, जब ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर होगा तो नॉर्मल डिफ्यूजन होगा। नॉर्मल डिफ्यूजन क्या होगा, तो आपका जो सोडियम है जो हाई कंसनट्रेशन में बाहर है, ठीक है, तो वो अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनका आयन का इम्बैलेंस होने लगता है। इम्बैलेंस होगा तो अगर क्या होता है, आयन अंदर आ रहा है तो सोडियम के पीछे पीछे कौन खींचा चला जाता है, पानी खींचा चला जाता है उसको आयनिक बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जनरली जब जब सोडियम कहीं भी देख लो आप, किडनी विडनी कहीं भी पढ़ोगे, तो सोडियम जब जब आता है तो उसके साथ पानी तो आता ही है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हो गया, पानी अंदर आ रहा है, तो आपका क्या क्या होगा पता है। तो अगर बात करें जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका क्या होता है, डायलेशन होने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर रब वाले की बात करें तो उसके पास राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, अगर राइबोसोम हट गए तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस का कम हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, तो और बात करूँ तो मैं सेल स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ माइक्रोबिलाई ब्लेब्स। ठीक है, लॉस ऑफ माइक्रोबिलाई ब्लेब्स, ऐसा समझ लो कि ये कोई सेल थी, उस पर ऐसे माइक्रोबिलाई थे। ठीक है, तो अब ये सेल ऐसे हो जाएगी तो लॉस ऑफ माइक्रोबिलाई ब्लेब्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं किस पे, सेकंड पे। तो सेकंड में क्या होता है, जब एटीपी नहीं है तो आपका ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, तो ठीक है, एरोबिक वाली चीज़ें नहीं होगी, तो क्या होगा, एनारोबिक वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर एनारोबिक की बात करें तो क्या बनेगा, अपना लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है तो क्या होता है, पीएच कम होता है। ठीक है, पीएच कम होता है तो इससे क्या होता है, क्रोमेटिन क्लम्पिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ पे अगर बात करें तो क्या होगा, मेन जो आपका मतलब सेल को मारने वाली चीज़ वो क्या होती है, आपकी कैल्शियम पंप फेलियर। ठीक है, कैल्शियम पंप फेलियर होता है तो उससे क्या होता है, कैल्शियम मैंने आपको बताया बाहर बहुत ज़्यादा है, तो कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम क्या करता है, मतलब बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ डैमेजिंग एंजाइम्स। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, सेल डेथ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सेल डेथ आपकी दो तरीके से हो ही सकती है, क्या क्या, एक तो अपोप्टोसिस जो खुद आपकी बॉडी चाह रही है, और खुद एक क्या हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, अपोप्टोसिस नेक्रोसिस एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपकी, अगर कैल्शियम की और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम में क्या है आपका, कैल्शियम कौन कौन से एंजाइम को आपको एक्टिवेट करता है, तो अगर मैं बात करूँ क्या, प्रोटीएस और फॉस्फोलाइपेज। अगर इन दोनों की बात करूँ तो ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और बात करें किसकी, एंडोन्यूक्लियस को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस आपका डैमेज होने लगता है। ठीक है, और क्या बात करें तो ये एटीपीएस को भी एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है कम। ठीक है, तो ये सारा आपका कैल्शियम का था, ये इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो जनरली ये क्या बताऊंगा कि कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इससे मतलब सेल डेथ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। तो टाइप में आपको पता है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। तो इस वाली वीडियो में आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी का बताऊंगा। इरिवर्सिबल में जो नेक्रोसिस अपोप्टोसिस आती है उनकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करें तो रिवर्सिबल कब तक बोलेंगे, जब तक आपका जो इंजीरियस स्टिमुलस है ना वो माइल्ड हो या फिर एक्यूट हो, तब तक उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि सेल अगर इंजर्ड भी है तो वो वापस से नॉर्मल स्टेट में जा सकती है जब उसकी कंडीशन फेवरेबल हो, मतलब सर्वाइव करने वाले। ठीक है,
अब आते हैं किस पे, लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर। अगर लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर से बात करें अगर किसकी, रिवर्सिबल की, तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें होती है आपकी, क्या, एक तो सेलुलर स्वेलिंग आपको दिखेगी और दूसरा फैटी चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो सेलुलर स्वेलिंग में बता दिया आपको क्यों होती है, सोडियम पोटेशियम पंप के फेलियर की वजह से होती है, ठीक है। अब आते हैं मेन किस पे, फैटी लिवर पे। तो फैटी लिवर भी आपका क्या, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर फैटी लिवर की बात करें तो ये मैंने आपका लिवर ले लिया, ठीक है। तो ये आपका लिवर है, लिवर में आपकी एक मैंने क्या ले ली, पैरेन्काइमल सेल ले ली, ठीक है। अब ये पैरेन्काइमल सेल में क्या होता है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ये क्या होती है आपकी पैरेन्काइमल सेल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का अक्यूमुलेशन होने लगता है। ये आप नॉर्मल डेफिनेशन में बोल सकते हो कि अगर किसी पैरेन्काइमल सेल में ट्राइग्लिसराइड का अक्यूमुलेशन होता है, एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन, उसको फैटी लिवर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तो क्या होगा, आपका जो हेपेटोसाइट है ना, अगर मैं इसको बोलूँ क्या, जो आपकी हेपेटोसाइट है वो डैमेज होने लगती है, मतलब उसके रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उसकी वजह से फैटी लिवर होता है, ठीक है। तो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका क्या क्या हो सकता है, एल्कोहलिक यूज़ हो सकता है, एल्कोहलिक अब्यूज़, बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। और क्या, स्टारवेशन की वजह से हो सकता है। ऐसा समझ लो कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनमें ये सब ज़्यादातर होता है, ठीक है, क्योंकि वो दारू भी ज़्यादा पीते हैं, प्रोटीन का न्यूट्रिशन भी उनका कम रहता है और मैस का खाना अच्छा नहीं लगता तो भूखे रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसऑर्डर विथ हेपेटोसाइट डैमेज, ठीक है। अब आते हैं किस पे, डिसऑर्डर विथ हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं आपके, जैसे आपका ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटे हो आप तो हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस है आपका, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंजेनाइटल कंडीशन भी हो सकती है। कंजेनाइटल मतलब कंजेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ऐसी नॉर्मल चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है। तो ये था। अब इसके अगर पैथोजेनेसिस की बात करें फैटी लिवर की, तो पैथोजेनेसिस क्या बोलती है, जैसे आपका ये मान लो कि एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, जो बहुत सारा फैट अक्यूमुलेट करके बैठती है, ठीक है। और आपका जो इंटेस्टाइन है वहाँ से भी आप क्या फैट ले रहे हो खाने में, ठीक है। तो ये फैट आया, ये फैट आया, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, फ्री फैटी एसिड बनाते हैं, ये जो होगा, ठीक है। ये फ्री फैटी एसिड क्या होगा, लिवर में एंटर करता है, तो लिवर में आपका क्या पहुँच गया, फैटी एसिड पहुँच गया, ठीक है। तो अब ये फैटी एसिड क्या करता है, इसका क्या क्या हो सकता है, ठीक है। या तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है आपका, कीटोन बॉडी बनता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फैटी एसिड है वो आपका क्या, ट्राइग्लिसराइड में बन सकता है, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, अपोप्रोटीन होता है एक, ये अगर आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जो ट्राइग्लिसराइड अपोप्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, लिपोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये लिपोप्रोटीन क्या बाहर चला जाता है प्लाज्मा में, इसको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। तो अब जो भी आपकी पैथोजेनेसिस होगी ना फैटी लिवर की, वो कहाँ कहाँ होगी, मतलब इन चीज़ों में दिक्कत होगी, जैसे फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, अपोप्रोटीन के साथ मिक्स होकर लिपोप्रोटीन नहीं बना पा रहा, लिपोप्रोटीन बाहर नहीं जा पा रहा। तो इनकी वजह से क्या होगा, जो फैटी एसिड बोल रहे हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, कहाँ, लिवर में। तो ये इसकी नॉर्मल पैथोजेनेसिस होती है, ठीक है। आपका आते हैं फैटी लिवर के मॉर्फोलॉजी पे। तो मॉर्फोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, मैं पैथो में आपको पहले बता चुका हूँ, आपको कुछ बने या ना बने मॉर्फोलॉजी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ग्रॉस की बात करता हूँ। ग्रॉस की मतलब जैसे किसी कोई फैटी लिवर है किसी पर्सन को, मैंने उसका लिवर बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसको आँखों से देख रहा हूँ, नेकेड आई से, ठीक है। तो मुझे क्या क्या दिखेगा कि उसका जो लिवर होगा वो एक तो एनलार्ज हो चुका होगा, ठीक है, पहली नॉर्मल चीज़। दूसरा, अगर मैं उसके कलर की बात करूँ तो वो येलो हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं टच करूँगा तो वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। और थोड़ा कैसा, मतलब फील कैसा होगा, मुझे ग्रीसी सा फील होगा, ठीक है, टच करने पे सॉफ्ट और ग्रीसी होगा, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोस्कोपी में। तो माइक्रोस्कोपी में बात करें तो आपका जो माइक्रोस्कोपी, मतलब फैट की मैंने एक छोटी सी स्लाइड ली, मैं उसको माइक्रोस्कोपी में देखने गया। अब माइक्रोस्कोपी में देखने गया तो मैंने क्या देखा, जो फैट है आपका सेल के अंदर वो क्या स्मॉल वैक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अब ये स्मॉल वैक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मतलब कोलीस हो सकते हैं, मतलब ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर बड़ा वैक्यूल बना सकते हैं। तो ये क्या बना सकता है, लेटर में लार्ज वैक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्मॉल वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसको माइक्रोवेसाइकल बोलते हैं, और लार्ज वैक्यूल्स भी देखते हैं, जिसको लार्ज मैक्रोवेसाइकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ क्या, एक चीज़ आपकी लास्ट बच रही है क्या, स्टेन,
तो आप फैटी लिवर के स्टेन मतलब आपको इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। फैटी लिवर का आप स्टेन बोलोगे तो क्या क्या बोलोगे, एक तो आपका होता है सूडान 4 और दूसरा क्या, ऑयल रेड ओ। तो ये दो आपको स्टेन याद होने चाहिए क्योंकि आपको पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा था क्या, रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका एक वीडियो अपॉप्टोसिस का आएगा, एक वीडियो नेक्रोसिस का आएगा, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या था, सेल इंजरी का था, ठीक है, जो आपकी एडेप्टेशन के बाद की दूसरी वीडियो थी, ठीक है। तो इसके आपके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, जब मैं करूँगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो आप आई थिंक मुझे आप लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटी सी चीज़ थी, मतलब अगर बुक से पढ़ते हैं तो थोड़ा बड़ा सा लगता है, आप थोड़ा ईजी पड़ेगा अगर आप पढ़ के देखोगे तो, ठीक है। तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो दूसरे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ, जिनसे उनकी भी यूनिवर्सिटी में हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच, एंजॉय द डे।